अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज मेरे जो मेहमान हैं वो सहाफ़ियों के अगर हरीफ ना कहें तो दुश्मन ज़रूर होते हैं, बल्कि अगर दुश्मन ना कहें तो हरीफ ज़रूर होते हैं। और वो हैं ख़ास तौर पे एक तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और दूसरे जो हुकूमती वज़ारत इत्तलात व नशियात या तर्जुमानी करते हैं वो लोग, जिनका बराह रास्त टाकरा सहाफ़ियों से होता है। हाल ही में एक मालूमात जो सामने सुनने को मिल रही हैं, अगर इन्हें इंकशाफात कहें तो गलत ना होगा, फ़याज़ुल हसन चौहान जो PTI के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तर्जुमानी करते रहे और 9 मई के वाक़यात से बेजार हो के, दिल आज़ार हो के उन्होंने PTI को छोड़ दिया, उनकी तरफ से अब ये इंकशाफात सुनने को मिल रहे हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में तकरीबन 87 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम रखी गई थी जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में तकसीम होनी थी, ताकि वो हुकूमत का नहीं बल्कि PTI का प्रोपेगेंडा कर सकें और सियासी जमातों और PTI के नाकदीन को अपने निशाने पर रख सकें। हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं फरहान विर्क, जो एक नौजवान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं। ये भी तवील अरसे से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की तरह PTI के बहुत बड़े सोशल मीडिया सपोर्टर भी रहे हैं, मगर बाद में इन्होंने भी PTI से किनारा कशी अख्तियार कर ली और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चौहान साहब, ये हकीकत में ख़बर है क्या जिसका ये इंकशाफ आपने किया है? मुख्तसरन अगर नाज़रीन के लिए बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ऐसा है कि ये तो प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका डिस्क्लोज हो चुका है कि KP के गवर्नमेंट ने 2018 दिसंबर में फैसला किया था कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके बज़ाहिरन ये शो किया गया कि हम KP के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की अचीवमेंट्स और प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी को हाईलाइट करेंगे, लेकिन उसको इतना सीरियसली चीजें नहीं लेके निकले। लेकिन जब 2021 में मिड में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पूरी लीडरशिप को पता चल गया कि अब हमारी हुकूमत जाने वाली है, तो फिर इन्होंने फौरी तौर पे 2 साल के लिए एक 87 करोड़ रुपया ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है हर सूबाई और वफाकी हुकूमत का, उसमें से 87-88 करोड़ रुपया जनाब उन्होंने एलोकेट किया और 2 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जून जुलाई के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तकरीर करते हुए कहा था कि मुझे अगर निकालोगे तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वो जो ज्यादा खतरनाक होने के हवाले से सबसे अहम उनका नाखून या उनके दांत थे ना, वो इन्होंने ये सोशल मीडिया को जनाब इस्तेमाल करने के लिए इसने सरकार का पैसा, मेरा और आपके टैक्सों का पैसा KP के हुकूमत ने ये एलोकेट किया। ये एलोकेट किया ये बाकायदा जारी भी हो गया, लोगों को पैसे दिए भी गए, उस पर जारी भी हुआ ना। देखें, पहले एलोकेशन हुई, फिर उसके बाद 1140-50 के करीब इन्होंने बच्चे और बच्चियां हायर की। उसमें क्राइटेरिया रखा था कि कम से कम 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आधे से ज्यादा वो है कोई चिट्टा अनपढ़ है, कोई प्राइमरी पास है, कोई मिडिल पास है, कोई मैट्रिक पास है। उन्हें इस वजह से रख दिया गया कि उनकी पहले से फॉलोइंग, उनके पास जो अकाउंट्स थे इंस्टा के और जनाब फेसबुक के और ट्विटर के और टिकटॉक के, उसमें फॉलोइंग ज्यादा थी। और इन लोगों पर रख के फिर जो 21, 22 पे और 23 की जनाब अप्रैल तक, इस साल अप्रैल तक जो तूफान तमीजी और जो फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ और PTI के मुखालफीन के खिलाफ जो एक जहर जनाब उगला गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ग्लोरीफाई करके, उनको ड्रामेटाइज करके, उनको एक हीरो के तौर पे शो करके सरकार का पैसा इस्तेमाल किया गया। और खसूसन पाक फौज से पाक आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने के हवाले से ये सारे का सारा करोड़ों रुपए इस्तेमाल किया गया। ये आज बेनकाब हुआ सारे TV चैनलों में। अच्छा, क्विकली चौहान साहब, आपको इस चीज का इंकशाफ आप पर कब हुआ? देखें, इसमें हम जहां तक तो पंजाब की सूरत हाल है ना, पंजाब में मुझे 2 दफा इन्होंने हटाया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये 4 का एक टोला है, शैतानी टोला है, दज्जाली टोला है। नहीं, ये KPK का मामला आप पे कब आश्कार हुआ? जो KPK का मैं बताता हूँ आपको ना, मैं बताता हूँ। बुनियादी तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने नीचे ये 4 का टोला रखा हुआ था, जिसमें जबरान इलियास, इमरान गजाली और आपका अरसलान खालिद और ये अजहर मशवानी,
ये चार का टोला जो है ये केपीके के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी इन्होंने अपनी तरफ से अन्नी मचाई थी। 2 दफा मुझे जो वजारत इत्तला से उतारा गया है, आपकी इत्तला के लिए उसके बुनियादी वजह ये 4 अफराद होते थे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज, इनके एम्स, ठीक है, इंटरेस्ट यानी वहां पर मटेरियलाइज नहीं हो पाते थे नहीं वैसे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी और दूसरी जगहों पे भी सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत पैसे देती रही है प्रोपेगेंडा के लिए? मैं बताता हूँ आपको, देखें मैंने जब दूसरी दफा वजीर बना ना, मैंने 25,000 बच्चे और बच्चियों की रहीमिया खान से लेके अटक तक वॉलंटियर बेहतरीन नजरियाती जनाब मैंने बच्चे और बच्चियों की मैंने एक टीम बनाई। ये जब टीम में बनना शुरू हुई और जब बन गई तो इनके कान खड़क गए ना इस पूरे 4 के टोले में। इन्होंने कहा यार हम तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमने एक पूरा फंड पार्टी से भी लेते हैं, सरकार से भी लेते हैं, पंजाबी कहते हैं ना अथोवी ते पलथोवी, ठीक है, पार्टी से अलहदा ये करोड़ों रुपए कमाते थे, सरकार से अलहदा ये लेते थे केपी के आगे पीछे। इन्होंने कहा कि ये वाली रूटीन जो फयाज चौहान शुरू कर रहे हैं वॉलंटियर की, ये तो हमें सारा खराब कर देगी। बहरहाल ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला आप पे आज आश्कार हुआ है? नहीं, ये वाली चीज तो आज से कोई 3-4 महीने पहले 9 मई के बाद एक दफा ये आई थी जरा हल्की फुल्की मीडिया के अंदर। आपको 9 मई के बाद आपको पता चला था ये चीज हो रही है? 9 मई के बाद प्रॉपर पता चला, लेकिन मुझे 2 दफा इस तरह हुआ, 2 दफा मैं आपको बताता हूँ। 2 दफा इस तरह हुआ कि जब तर्जुमानों की मीटिंग हो रही इसी साल जनवरी-फरवरी में, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने असलान खालिद को मुखातिब करके कहा यार वो उन लड़कों का जो हमने पेड़ रखे हुए हैं उनकी क्या एफिशिएंसी है जो है ना, वो जो हमने पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने उस वक्त जरा 11-12 हजार का वर्ड यूज किया। अच्छा, उस वक्त मैं वजीर जेल खाना जात आखिरी 1.5 साल रहा हूँ, उसमें भी इन्होंने कोई यहाँ पे सिलसिला शुरू किया पंजाब में मुझे फारिग करने के बाद। चौहान साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हम फरहान बेग साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, मगर सिर्फ आपकी यादहानी के लिए और नाज़रीन की यादहानी के लिए जियो टेलीविज़न पे 26 मार्च 2023 को सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में बैरिस्टर फ़रोज़ जमाल शाह निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने ये कुछ इसी तरह के इंकशाफात किए थे। मुख्तसरन वो आप सुन लें, फिर हम फरहान बेग साहब की तरफ जाते हैं। तो ये 26 मार्च का इंटरव्यू है। फरहान बेग साहब, माशाल्लाह आप भी एक नौजवान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और पीटीआई के लिए आप भरपूर तहरीक चलाते रहे, तो आप क्या कहेंगे इस स्कैंडल के हवाले से? इस स्कैंडल की जो फाइंडिंग्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने सामने रखना पड़ेगा। अभी तक जो पीटीआई की तरफ से एक ऑफिशियल बयानिया भी आया है, वो कह रहे हैं कि हमने ये जो टीम बनाई थी ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रमोशन के लिए बनाई थी और इसके पीछे हमारा कोई सियासी मकसद नहीं था। लेकिन जो तहकीक हुई है इस टीम के ऊपर, उससे ये नजर आ रहा है कि ये जो टीम इन्होंने हायर की उनमें से 72.5% लोग ऐसे थे जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स नहीं थे और 23.5% लोग ऐसे थे जो कि प्रो पीटीआई थे या पीटीआई के सपोर्टर थे। जब इन बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम में दाखिल किया गया तो उसके बाद 1 साल बाद जब इनके स्टेट तय किए गए तो पता चला कि ये 80% जो बच्चे हैं वो प्योरली पीटीआई की सपोर्ट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि वो पीटीआई की सपोर्ट करते हैं बल्कि उनमें से बहुत से बच्चों के जो अकाउंट्स हैं वो रियासत मुखालिफ और ये जमान पार्क बुलाने और इस तरह के वो बच्चों को उकसाने, बगावतों को उकसाने, इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होते रहे। तो फरहान बेग साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि आप जब बहुत मुतहर्रिक थे और पीटीआई के बहुत करीब थे, तो क्या आपके दौर में भी इसी तरह आपकी जो टीम थी या आपके लोगों को भी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता था? सियासी मुखालफिन के लिए, अगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नहीं भी तो सियासी मुखालफिन के लिए आपको हदायत दी जाती थी? आपकी टीम को, आपके लोगों को क्या राब्ते होते थे? जी सर, इस हवाले से ये था कि पीटीआई की बुनियादी तौर पर इन्होंने 2 टीम्स बनाई हुई। एक होती है ऑफिशियल टीम। ऑफिशियल टीम को ये अपनी पार्टी का एक साफ चेहरा दिखाकर आपके सामने रखते हैं, इससे बड़े साफ सुथरे हैं और इससे कोई गालम गलौज नहीं होती है, कोई इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन तो इसके साथ आप ऑफिशियल टीम जी नहीं, मुझे इन्होंने रखा था अनऑफिशियल टीम। अच्छा, अब ये जो अनऑफिशियल टीम है वो किस तरह से होती है कि उसकी भी क़यादत से उसी तरह मुलाकातें होती हैं जिस तरह ऑफिशियल टीम की होती हैं। ये जो अनऑफिशियल टीम है इसके हाथ सबसे डायरेक्ट रास्ता भी होता है और इस अनऑफिशियल टीम की अगर हम एक्सेस देखें तो इसकी ऑफिशियल टीम से ज्यादा होती है। लेकिन इस अनऑफिशियल टीम को पार्टी सरकारी तौर पर ऑन नहीं करती और ये जो उल्टे सीधे काम होते हैं सारे के सारे ये इनसे करवाए जाते हैं। ये उल्टे सीधे काम अनऑफिशियल टीम से करवाए जाते हैं। तो आप ये सारा काम मुफ्त में करते थे? सर हमारा ये था कि क्योंकि हमारा जो दौर था वो हुकूमत से पहले का था,
तो उस दौर में हमारी कोशिश यही थी कि हम ये इसको एक जज्बे के तहत और बड़ा वॉलंटियर समझ के करें। लेकिन अगर आप हमें दोबारा ये ऐसे काम करते हैं तो ये जो कुछ इन्होंने गवर्नमेंट में किया है इसके बाद हम कभी मुफ्त में ये काम करने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन आपके इल्म में नहीं है कि अगर आपकी अनऑफिशियल टीम में कोई बंदा पैसे लेके या सरकार के साथ नौकरी करता था इस प्रोपेगेंडा नहीं सर, ये बिल्कुल हमारे इल्म में था। और ये जब इंटर्नशिप प्रोग्राम चला है तो इसकी बाकायदा पीटीआई सोशल मीडिया में प्रमोशन की गई है। जितने हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स थे उनमें लोगों को इसके सारे पैगामात भेजे गए हैं, लोगों ने बाकायदा अप्लाई किया और इनमें से बड़े लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। तो ये बिल्कुल हमारे इल्म में था। लेकिन हमारे ज़हन में ये था कि ये शायद एक अपनी गवर्नमेंट की प्रमोशन के लिए या वो एक सरकारी पीआर कैंपेन के तौर पर इसको लॉन्च कर रही हैं। हमें ये नहीं था पता कि इसने बाद में इस तरह से टर्न होना है। ये हमें अभी इंकशाफात हो रही हैं। ये जो स्टैट्स मैंने आपको कोट किए हैं वो उसी वजह से किए हैं। लेकिन आपके लोग जो हैं, आपने जिरगा प्रोग्राम में ये बात की है 4 जून को, और आपने कहा था कि रज़ाकारों की एक बड़ी तादाद थी और ये दुरुस्त नहीं ये बात कि पीटीआई सोशल मीडिया के लोग पैसे लेकर काम करते हैं। आपने तो ये बात की थी जिरगा के प्रोग्राम में। सर वही मैं आपको बताया ना कि ये जो जितने भी अकाउंट थे इनके इंकशाफात अभी हो रहे हैं। हमें इस टीम का आपको नहीं पता था कि आपके लोग पैसे लेते रहे? ये सही इंटर्नशिप प्रोग्राम का हमें बिल्कुल पता था। सिर्फ ये 87 करोड़ नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो डिजिटल मीडिया विंग है उसमें जो इन्होंने ऑफिशियल लेवल पर भर्तियां की हैं वो सारा इसके अलावा बजट है। वो अगर आप देखें तो वो शायद 87 करोड़ से ज्यादा निकला है। चलें ये बताएं कि आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट या किसी सहाफ़ी का नाम ले सकते हैं जो पैसे लेके पीटीआई के लिए काम करते रहे? सर ये लिस्ट है पूरी की पूरी सामने आ गई। इनको देखिए तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। आपसे हमारी क्यों लड़ाइयाँ डलवा रहे? लड़ाइयाँ क्या, आप लड़ाइयाँ करने वाले माशाल्लाह, आप तो बड़े लड़ाई सर आप तौबा कह चुके हैं। आप पुराने काम नहीं करते, लेकिन वो सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं। अब क्या छुप गए? आप ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी भी इसमें शामिल थे, सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं? सर ये पूरे का पूरा एक देखें, सहाफ़ी सिर्फ यही नहीं कि वो डायरेक्टली पेमेंट लेता है, सहाफ़ी इनडायरेक्टली पेमेंट भी तो ले सकते हैं ना। अगर एक सहाफ़ी को आप ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पर वीडियो डालेगा और उसकी वीडियो सारे पीटीआई के ग्रुप्स में शेयर होगी, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट उसको शेयर करेगा, ट्विटर में वो वीडियो प्रमोट होगी, यूट्यूब चैनल पर लगेगी, तो वो सहाफ़ी यूट्यूब से 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ कमा रहा है, तो उसने ये 2-4 लाख का क्या करना है? तो ये जो सबसे बड़ी इंसेंटिवाइजेशन है ये तो इनडायरेक्ट है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में चलते हैं। सदर ममलिकत का ये कहना है कि उनके जो लीडर हैं वो इस वक्त जेल में है। एक जेल का कैदी सदर ममलिकत आरिफ अलवी के लीडर हैं। इस पर भी बात करेंगे और फिर इलेक्शन की तारीख के हवाले से सियासी जमातें जो हैं वो क्या क्या पैंतरे बदल रही हैं, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में आपको ये बताते चलें कि हमारे सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी जो रियासत के सरबराह हैं और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, वो भी इलेक्शन की तारीख के हवाले से इतने ही बाखबर हैं कि जितना पीटीआई का कोई कारकुन। और ज़ाहिर है आज ही उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि वो पीटीआई के कारकुन हैं और उनके लीडर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं। अब ये और बात है कि हमारे सदर ममलिकत के जो लीडर हैं, जो कायद हैं, वो जेल में हैं और सदर ममलिकत आइनी तौर पे बाख्तियार होने के बावजूद भी उनको मुआफ़ी नहीं दे सकते, क्योंकि आइन के मुताबिक तो सदर ममलिकत मुआफ़ी दे सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं, मगर अभी शायद वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से उनको कोई खबर नहीं, बल्कि वो भी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। मगर इलेक्शन की तारीख के हवाले से सिर्फ ये हाल सदर ममलिकत का नहीं बल्कि बहुत से सियासी जमातों और उनके कायदीन का भी है। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जनवरी की जो तारीख तो नहीं कहेंगे, जो हफ्ता बताया है इलेक्शन कमीशन ने, आखिरी हफ्ता, उसमें भी इलेक्शन होने मुमकिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उस वक्त बर्फ़बारी होगी और लोगों के लिए वोट डालना मुश्किल होगा। देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुशदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान से, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। मगर बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध में बर्फ़बारी नहीं होती और इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी बेचैन हैं
और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दी जाए वरना कोई और तारीख दे देगा। Elections delayed or elections denied. अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। डिजायर ये है कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। It is only through a free, fair and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field. बज़ाहिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी इलेक्शन की तारीख का कोई इल्म नहीं है, मगर लगता है कि उनको भी किसी ने सरगोशी करके बता दिया है कि तारीख तो नहीं पता मगर जल्द उसका ऐलान होने वाला है। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे अगर हमारे एक ही शहर में रजिस्टर्ड हुआ वोटर, और अल्लाह खैर से उसके बाद नतीजा आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं नून लीग और तहरीक इंसाफ। नून लीग खामोश है और तहरीक इंसाफ खामोश करा दी गई है। इसी वाले से बात करेंगे। हमें प्रोग्राम के सेगमेंट में ज्वाइन किया है दो सीनियर जर्नलिस्टों ने, एजाज सैयद और मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मज़हर अब्बास साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये इलेक्शन की तारीख के हवाले से नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए हैं मगर कुछ बात नहीं कर रहे, कोई मुतालबा नहीं कर रहे इलेक्शन की तारीख का, तो क्या ये भी कोई वही वाली खामोशी की ज़ुबान है? इसको क्या समझा जाए नवाज शरीफ साहब की इस खामोशी को इलेक्शन की तारीख के हवाले से? शुक्रिया मती। मेरा ख्याल है ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी यहाँ सियासी जमातें इलेक्शन पर मुत्तफिक नहीं हो रही, यानी इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो रही। और मेरे ख्याल में, मेरे नुक्ता नज़र से इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती। पीपल्स पार्टी ये तो बात कर रही है और दुरुस्त बात कर रही है कि इलेक्शन फौरी तौर पे कराए जाए सारी चीज़ें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त CCI का हिस्सा नहीं बनती और उस इजलास की मुखालफत करती तो शायद ये कन्फ्यूजन जो है वो बहुत मुश्किल होता किसी के लिए भी कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर आपने CCI के तहत नोटिफाई कर दिया सेंसस को और फिर डिलिमिटेशन का मसला आ गया, तो दो आईनी तकाज़े एक दूसरे से मुतसादिम हो गए और वहाँ उसको एक्सक्यूज़ तलाश कर लिया। तो PTI और पीपल्स पार्टी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही उस चीज़ को कि वो CCI के इजलास में फिर क्यों गए। उन्हें पता था कि ये होना है, उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि इलेक्शन इसकी बुनियाद पर डिले हो सकते हैं, लेकिन वैसे इलेक्शन के वो डिमांड कर रहे हैं। PMLN मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है नवाज शरीफ साहब शायद जब उनको थोड़ा सा बज़ाहिर तो उनके लिए हर चीज़ बिल्कुल साफ और शफाफ नज़र आ रही है, क्लियर होती जा रही है, लेकिन शायद ये जो अदीज़िया वाला केस है इसमें कोई उनको जब रिलीफ मिले, उसमें उनकी अपील एक्सेप्ट हो, उसमें उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है और कन्विक्शन है उससे वो निकल आए, ऐन मुमकिन है कि उसके बाद वो इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करें। लेकिन उन्हें अपनी पहली तकरीर में इसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए था और उन्हें ये बात बिल्कुल और ज़्यादा बेहतर होता कि अगर वो ये कहते कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। लेकिन ओवरऑल मती आप देखें ना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, अब JUI का मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें, 2007 के इलेक्शन ओरिजिनली कब होने थे? मगर मदर साहब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ का इलेक्शन की तारीख को अपने अदालती रिलीफ से जोड़ने की क्या मंतक है? कौन है जो कि उनको गिरफ्तार करवा सकता है? मती उनकी तो बेसिक मंतक ये है कि देखें, वो मेरे नुक्ते नज़र से, और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरे नुक्ते नज़र से मियाँ साहब ने आने में बहुत ताख़ीर कर दी और
उसूली तौर पे मियाँ साहब को अपने भाई के दौर में ही वापस आ जाना चाहिए था। आप देखिए, आप इलेक्शंस कोई बहुत आसान एक्सरसाइज नहीं होती, चाहे कोई भी आपके साथ खड़ा हो, आपको भले इलेक्शन जितवाने के लिए बहुत सी कुव्वतें एक साथ खड़ी हों, उसके बावजूद इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती हैं और एक फ़ज़ा बन जाती है इलेक्शन की। जाहिर है आप मुश्किल होगा कि अगर आप दूसरी जमात को बिल्कुल ही इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें तो ये आसान चीज़ नहीं होगी। तो बहुत सी चीज़ें एक्सपोज होती हैं, बहुत सी चीज़ें बेनकाब होती हैं। तो मेरा ख्याल में मियाँ साहब अब इलेक्शन आप कितना ताख़ीर कर सकते हैं इलेक्शन में? आप चंद हफ्ते की ताख़ीर कर सकते हैं। मतलब साहब क्या इस बात का इम्कान है कि एक हिकमत अमली के तहत ये तय हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ कि जो ही उनको रिलीफ मिलेगी उनके केसेस या तो नैब बिल्कुल वापस ले लेगा, और कल इसका पता चल जाएगा क्योंकि कल पेशी है नवाज शरीफ साहब की और नैब को हुक्म था कि बताएं कि उन्होंने रेफरेंस वापस लेने कि हम कोई फैसला करें। तो जो ही नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगी तो उसके साथ ही इलेक्शन की डेट अगर आती है तो ये एक किस्म की डबल एक्टिविटी होगी नून लीग के लिए। तो बड़े अच्छा ही एक इलेक्शन कैंपेन लॉन्चिंग मोमेंट हो सकता है। तो क्या उसको कोइंसाइड करने की बात सोची? मेरा नहीं ख्याल बती, अगर फर्ज करें कल या परसों या एक डेढ़ हफ्ते बाद उनको ये रिलीफ मिल जाता है, तब भी मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट अगर आती है तो मिड नवंबर से पहले तो नहीं आएगी या थर्ड वीक ऑफ नवंबर, लेकिन जनवरी के लास्ट वीक से आगे भी नहीं जा सकते। 54 दिन की डेडलाइन है एनीवे, वो भी लॉ का हिस्सा है। एजाज से ये सब आपकी क्या इतलात हैं कि ये इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है, ये कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है या किसी सियासी की ये सियासी हिकमत अमली है या किसी गैर सियासी की ये सियासी हिकमत अमली है? मदी, मुझे इस बात पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनमें बाज अनासर बड़ी संजीदगी से इलेक्शन को डिले करने की एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। इस हवाले से बड़े जो मुतलका लोग हैं उनसे जो है कुछ मुशावरत भी ली जा रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुशावरत भी ली जा रही है। एट द सेम टाइम मेरे पास ये इतला भी है कि जो इलेक्शन डिले करवाना ये एक बहुत बड़ा मसला जरूर होगा। आल्दो के इसके ऊपर मैंने आपको इन्फॉर्म्ड बात की है कि इसको डिले करवाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स जो है उनसे राय भी ली जा रही है। लेकिन आपको पता है कि 3 चीजें हैं वो बड़ी अहम है इस सारे मामले में। एक चीज है कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस हैं, उन्हें वैसे चीफ जस्टिस उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इम्तहान होगा अगर ये इलेक्शन डिले करवाए गए तो जाहिर है उन लोग उनकी तरफ देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सॉरी टू कट यू, लेकिन काजी फाइज ईसा ने कल ही एक दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की बुनियाद पे निपटा दी थी और उसमें भी एक ही दिन इलेक्शन कराने के हवाले से बात थी। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ ऐसे सवाल उठाए थे जिससे लग रहा था कि वो इस मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट को नहीं लाएंगे और ये जो सदर ममलिकत का काम है अगर वो नहीं करते तो आईनी तरीका अपनाया जाए, क्योंकि सदर ममलिकत को सुप्रीम कोर्ट तो तलब भी नहीं कर सकती और उनसे पूछगछ भी नहीं कर सकती आइन के मुताबिक। तो मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है मजीद मुदाखलत करेगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी तो अब पाकिस्तान में क्या मुमकिन नहीं है? तो अगर सदर ममलिकत ही कोई रेफरेंस लिख के डाल देते हैं कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें तलब नहीं कर सकती और सदर ममलिकत ने कोई इस तरह का रेफरेंस दे दिया तो फिर क्या होगा? बहरहाल जो भी रेफरेंस है वो तो वज़ीर आज़म के मशवरे से ही होता है। तो बहरहाल एक छोटी सी आज़ाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपकी तरफ ही आते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। एजाज सैयद साहब, वक्फे से पहले आप कुछ बता रहे थे कि जो बड़े सीरियसली मशवरे किए जा रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर अगर मुमकिन हो तो कैसे होगी, तो इसके नताइज क्या होंगे। तो ये किस लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? देखिए, मैं जो ये मालूमात सुन रहा हूँ या ये विस्पर सुन रहा हूँ वो तो इस्लामाबाद में जो सरकारी बाबू हैं उनसे सुन रहा हूँ। और जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल रहा है। आल्दो कि ये आइन और कानून के जो दायरा कार है उस पर मावरा है, लेकिन लोग इस्टेब्लिशमेंट का जो सरकारी अफसरान है वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर इस तरह की बातें, सरकारी अफसरान भी और
बाज एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए पॉलिटिशियन भी इस तरह की बातें बता रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो सेनेट के इंतखाबात मार्च में होने हैं, तो ये तो सेनेट भी फिर ख़त्म हो जाएगी आधी, तो उसके बाद तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी, मुल्क में पार्लियामेंट का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। मती, मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा या ब्लूप्रिंट क्या है या वाकई इलेक्शन डिले होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि डिले करना बड़ा मुश्किल हो गया है। नवाज शरीफ आ गए, इलेक्शन का माहौल बन गया है। फिर आपको पता है IMF की जो सरबराह हैं, उन्होंने भी हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया था और वो आम इलेक्शंस थे। तो नवाज शरीफ साहब, आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि इलेक्शन जल्द हों, और जैसे मज़हर ने कहा कि जो ही उन्हें थोड़ी सी ढील मिली या इंसाफ मिला तो वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा करेंगे तारीख का? मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन ना होना किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासतदान के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और जमात, चाहे इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो। इलेक्शन होना तमाम सियासी जमातों के लिए और सियासी अमल के लिए जरूरी है, और अगर ये नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात कोई लॉन्ग टर्म फायदा उठा सकती है। मगर मौलाना फजल रहमान तो ये कि पहले ही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, और जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ठंड हो जाती है। मज़हर अब्बास साहब, क्या लग रहा है, अगर वाकई हमारी इस्टेब्लिशमेंट या कुछ लोग इलेक्शंस जो हैं जनवरी में नहीं होने चाहते, तो फिर क्या होंगे इसके नतीजे आपके ख्याल में? देखिए मती, क्या हो सकता है कि जिसकी बिना पे आप इलेक्शन ना करवाएं? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, आप कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन लगा दें। अब इमरजेंसी अगर लगा देंगे तो वो भी आइन के लिए आइन से मुतसादिम होगी जिस सूरत हाल में बन रही है। क्या आप पूरे सिस्टम को ही लपेट देंगे? कैसे लपेट देंगे? क्या कोई बहुत ख़राब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जिसकी बिना पे मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन? ये बहुत मुश्किल, जिस तरह अभी एजाज कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा ये सिलसिला। देखिए, सिर्फ सेनेट 50% नहीं रह जाएगी, उस 50% में जो लोग जाएंगे सेनेट के, उसमें चेयरमैन सेनेट भी शामिल होगा, और जाहिर है फिर चेयरमैन सेनेट, आप कोई 50% सेनेट तो चेयरमैन सेनेट नहीं मुंतखब कर सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकली लॉस होगा अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो वो मुस्लिम लीग नून को होगा, PTI को नहीं होगा। PTI तो ऑलरेडी डाउन है। PTI तो लगता है कि PTI को ये फील कर रही है कि PTI सिर्फ डाउन ही नहीं है, उनको आउट कर दिया गया है इस पूरे सिस्टम से। लेकिन इस सिचुएशन में PMLN और पीपल्स पार्टी का क्लैश बढ़ेगा, उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी को सिंध में, चूंकि पीपल्स पार्टी को सिंध में एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आती है, तो इलेक्शन अगर यहाँ जितनी ताखीर होगी उतना पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा सिंध के अंदर। तो चाहते हैं जल्दी से इलेक्शन हो, तो और कहीं नहीं तो सिंध में तो उनकी गवर्नमेंट दोबारा बने। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, उसकी बेसिक वजह तो सिंध है कि वो सिंध में वापस आना चाह रहे हैं कि सिंध में फौरी तौर इलेक्शन हो ताकि सिंध में हम फौरी तौर पे वापस आएँ। उसमें PMLN एक कन्फ्यूजन ज़रूर है PMLN में कि हम कैसे वापस आएंगे। एक ही सूरत में आ सकते हैं कि PTI बिल्कुल ही PTI को इलेक्शन सिलसिले में या तो बिल्कुल ही इतना दबाव हो कि PTI कैंपेन ही नहीं कर सके, ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सके और मिलके। लेकिन इलेक्शन अगर जनवरी के आगे गया और मार्च क्योंकि अप्रैल में रमजान है, रमजान में इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? ठीक, फिर तो आप लपेट देना फिर तो सिस्टम को। अच्छा, इसका तरीका एक और क्या, इसका ये तरीका भी हो सकता है कि कल लेट से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिलती और वो गिरफ्तार करके जेल में चले जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? ये बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है जो हमें लग रहा है एज ए कोर्ट रिपोर्टर, मगर फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसका क्या मतलब होगा? देखिए, एक तो मतलब ये हो सकता है कि ये तासुर दिया जाए कि जी ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है। तो अगर नवाज शरीफ साहब भी जेल में जाते हैं तो वो उन कुव्वतों के लिए एक ज़रूर वो होगा कि देखें ये जो सारा तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए, ये गलत था, ये तासुर डेवलप हो सकता है। उससे ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर फ़ायदा हो, जो इस वक्त नुकसान हो रहा है क्योंकि जिस अंदाज में रिलीफ मिल रहा है उससे जाहिर है यही तासुर डेवलप हो रहा है कि वो एक डील करके आए हैं। तो अगर इसका मामला पलट जाता है
उलट जाता है तो फिर PMLN ये कहेगी कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें हमारे लिए सब कुछ हो रहा है वो गलत है, तो सियासी तौर पे उससे मुस्लिम लीग नून को फायदा हो सकता है। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे? इस वजह से आए हैं वो नवाज शरीफ साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वजह से आए हैं। वो तो जो भी होना है वो आप ये कह रहे हैं कि तय हो चुका है, तय हो चुका है। लेकिन मती हमारी यहाँ चीजें इतनी तेजी से तब्दील होती हैं। देखिए, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, इलेक्शंस जनवरी में नहीं हुए, तो सबसे बड़ा जो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन उठ जाएगा वो चीफ जस्टिस पर उठ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नजरिया ज़रूरत आड़े आएगा? तो ऐसे में मैं नहीं समझता कि मौजूदा चीफ जस्टिस कभी भी चाहेंगे कि बहुत शुक्रिया सर की जो बनी है वो कभी भी इस तरह वो उनके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली तो फिर हमारे जजों पे ही मलबा गिरता है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।